नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में बैठकों का दौर जारी है और पूर्व सीएम सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। बता दें, पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार शाम तक सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आज घोषणा नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार कल सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। ये ऐलान दिल्ली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में किया जाएगा। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही उठापटक के बीच कहा कि सिर्फ एक ही इंसान ही मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अलग अलग राज्यों में परिस्थितियां हैं, कई जगह हमारे पास एक से ज्यादा काबिल नेता हैं। राजस्थान में भी ये बात सच है, 2-3 बहुत काबिल नेता हैं। मुख्यमंत्री तो एक को ही बनना होता है तो एक ही बनता है, बाकी लोगों की भी उम्मीदें होती हैं, होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ एक तंत्र होता है, वहाँ हमारा एक प्रभारी है, रंधावा साहब हमारे वहाँ प्रभारी हैं। वो जो रिपोर्ट देंगे इस सबसे बात करने के बाद उस पर हम अमल करेंगे। अभी उन्होंने सबसे बात की है, उस आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद हम फैसले करेंगे। बता दें, सचिन पायलट ने राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद फिर से वो प्रदेश के आंदोलन में उतर सकते हैं। अजित पवार के बाद अब महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 16 एमएलए अयोग्य ठहराए गए तो शिंदे सरकार गिर जाएगी। बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि बाकी एमएलए उद्धव गुट में शामिल हो जाएं। बता दें, उद्धव गुट को भी इससे उम्मीदें हैं, लेकिन अजित पवार ने कहा था कि अगर 16 विधायक अयोग्य भी हो जाते हैं तो सरकार गिरेगी नहीं। उनका बयान जयंत पाटिल के बयान से बिल्कुल अलग था। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और अलग अलग राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी उन सभी जगहों पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी भी ये बात कह चुके हैं और इससे पहले भी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का सम्मान बढ़ा है और विपक्षी दलों ने भी विपक्षी एकता की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि ये बताया गया है कि सोरेन ने कांग्रेस को जीत के लिए बधाई दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान विपक्षी एकता पर बातचीत हुई। बता दें, नीतीश कुमार भी अलग अलग दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। बिहार में बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बहस और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बीच अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमको आश्चर्य होता है जो ऐसे बोलते हैं, क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं, सबको अपने ढंग से पूजा का अधिकार है, सब धर्म मानने का अधिकार है। आज़ादी की लड़ाई कौन लड़े थे? संविधान सबकी सहमति से बना। हमको आश्चर्य होता है जो ऐसे बोलते हैं, क्या जरूरत है ऐसे बोलने की। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस देश में 7 धर्म हैं, पारसी तो बहुत कम है। नीतीश ने कहा कि जो अपनी मर्जी से बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मीडिया लिख देगा कि ऐसे बयान संविधान का उल्लंघन है तो अच्छा होगा। बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना पहुंचने पर कहा था कि वो हिंदू मुसलमान करने नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने आए हैं, लेकिन उनके प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र की बात खुलकर की जा रही है। अखबारों के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा कि इसकी घोषणा होना मात्र बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। हनुमंत कथा के तीसरे दिन उन्होंने कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला उत्पन्न होगी। बिहार की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक बने रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर मुंह खोला है और इस बार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने जमकर नीतीश को कोसा। मांझी के तेवर से लग रहा है कि वो जल्द ही महागठबंधन और नीतीश का साथ छोड़ देंगे। उनके पास बीजेपी के पास जाने का विकल्प हमेशा खुला रहता है और बीजेपी के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तरीय नेता उन्हें ऑफर देते रहते हैं। मांझी ने कहा, हालांकि राजनीति में वादे नहीं होते, फिर भी मैंने नीतीश कुमार को समर्थन देने का संकल्प लिया है। कांग्रेस हो या माकपा महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने की मांग सभी ने की है।
अगर ये समिति नहीं बनती है तो मेरे साथियों ने मुझे सलाह दी है कि आप नीतीश और महागठबंधन से किनारा कर लें। जीतन राम मांझी ने नीतीश को लेकर कुछ व्यक्तिगत हमले भी किए। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा 2 विभाग थे, 1 विभाग काट दिया, हमें इससे घाटा हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मंगलवार को केंद्र को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील KV विश्वनाथन के नामों की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है। अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है तो 2030 में विश्वनाथन CJI बन सकते हैं। 5 सदस्यीय कॉलेजियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है और वर्तमान में ये 32 के साथ काम कर रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नई दिल्ली के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित सरकारी आवास के लैंडलाइन नंबर पर एक धमकी भरा कॉल आया। फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। अधिकारियों ने कहा कि अज्ञात कॉलर ने सोमवार देर रात मंत्री के आवास पर संपर्क किया। उसने अपना विवरण साझा नहीं किया और केवल मांग की कि वो मंत्री से बात करना चाहता है। उसने जान से मारने की धमकी दी। मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि नितिन गडकरी के आवास पर मिली जान से मारने की धमकी की सूचना मंत्री के स्टाफ ने पुलिस को दी थी। विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच की जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में से एक वोडाफोन अगले 3 साल में 11,000 नौकरियां कम करेगा। इस टेलीकॉम कंपनी की नई CEO मार्गरेटा डेला वेले ने ये घोषणा की है। जॉब कट का असर कई देशों में होगा। CEO ने कंपनी का काम और सरल करने की योजना के तहत ये निर्णय लिया है। बता दें, वोडाफोन समूह भारत समेत कई देशों में कारोबार करती है। इस कंपनी में करीब 1 लाख लोग कार्यरत हैं। 11,000 नौकरियों में कटौती इस कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। पीएम मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिकी सरकार द्वारा जारी धार्मिक आज़ादी रिपोर्ट में भारत के हालात पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पिछले 4 वर्षों से ऐसी रिपोर्ट हर साल आती है और भारत सरकार ऐसी रिपोर्ट को रिजेक्ट करती रही है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान 2022 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी की। हालांकि ब्लिंकन के आधिकारिक भाषण में भारत का जिक्र नहीं किया गया है। ब्लिंकन ने चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ का नाम लिया है, लेकिन रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर विस्तार से बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के राजदूत रशद हुसैन के मुताबिक रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब सहित कई सरकारें धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि संसद की नई इमारत जो अपने अंतिम चरण में है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर मई के अंतिम सप्ताह में करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में भारत के निर्यात में गिरावट आई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में निर्यात 12.7% गिरकर 34.66 अरब डॉलर का रह गया है, जो वित्तीय वर्ष के समान महीने के मुकाबले 12.7% कम है। सरकार की ओर से निर्यात आंकड़े जारी करते हुए कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका के मार्केट में मांग कम होने की वजह से निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति में सुधार में कुछ महीने लगेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर बाद भयावह विस्फोट में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जिस आवास में ये फैक्ट्री चल रही थी वो पूरा ढह गया। अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम खाते पर बाइक पर पीछे बैठे होने की तस्वीर डाली तो लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़ने की शिकायत कर दी। दरअसल अमिताभ ने जो तस्वीर साझा की है उसमें ना तो वो और ना ही बाइकर हेलमेट लगाए हुए दिखते हैं। इसके साथ ही अमिताभ ने फोटो का कैप्शन दिया है, सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त, आपको नहीं जानता लेकिन आपने एहसान किया और मुझे काम की जगह पर समय पर पहुंचा दिया।
तेजी से और ना सुलझाने वाली ट्रैफिक जाम से बचने के लिए धन्यवाद कैप्ड, शॉर्ट्स और पीले रंग के टी शर्ट वाले। हालांकि जब लोगों ने उनके हेलमेट ना पहनने और नियमों का पालन ना करने के लिए खिंचाई की तो उन्होंने सफाई जारी की। अब वो ये सफाई दे रहे हैं कि वो बस एक क्रू मेंबर की बाइक पर बैठकर मटर गश्ती कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे वास्तव में कहीं नहीं गए थे, बल्कि ये आभास पैदा कर रहे थे कि वो यात्रा कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।